Hello everyone, so I'm back with the part 3 today and we'll start from page number 1.10. We were on the fifth topic. Okay, section 152 subsection 7, deemed reappointment of retiring directors under certain circumstances. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कब कब ऐसा माना जाएगा कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर था वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड है। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर जो रिटायरिंग डायरेक्टर था he is deemed to be reappointed. So 152 subsection 7 paves way for deemed reappointment or deemed appointment of a retiring director as under. First point is the adjournment of general meeting. General meeting got adjourned. तो इस केस में अगर आपकी वैकेंसी थी रिटायरिंग डायरेक्टर की और उस वैकेंसी को आप फिलअप नहीं कर पाते हो उस मीटिंग में जिस मीटिंग में आपको करना था और आपने उस मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ रिजॉल्व भी नहीं किया है कि आपको ये वैकेंसी को फिल ही नहीं करना, तो उस केस में वो मीटिंग जहाँ पर आपका डिसीजन नहीं हो पाया फॉर द अपॉइंटमेंट, उस मीटिंग के अंदर आपकी वो वाली मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब ये है कि जिस मीटिंग में आपको वैकेंसी फिलअप करनी थी रिटायरिंग डायरेक्टर की आप नहीं कर पाए और उस मीटिंग के अंदर आपने ऐसा कुछ रिजॉल्व भी नहीं किया कि हमें इस वैकेंसी को फिलअप ही नहीं करना, तो उस केस में क्या होगा, वो मीटिंग में डिसीजन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उसी मीटिंग की एडजर्नमेंट हो जाएगी। कब तक एडजर्नमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में जो सेम डे है उसी दिन पर वो मीटिंग होगी। सपोज़ ट्यूसडे को मीटिंग हुई थी और ट्यूसडे को आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को ही सेम टाइम पर सेम प्लेस पर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। लेकिन सपोज़ जब नेक्स्ट वीक आप मीटिंग करने वाले थे उस दिन नेशनल हॉलीडे हो जाता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में नेशनल हॉलीडे के केस में आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे पे मूव कर जाना है, मतलब आपकी जो मीटिंग है वो एडजर्न हो जाएगी टू द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे विच एवर इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे। रिमेंबर दिस थिंग, संडे इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे बिकॉज यू माइट फाइंड सम क्वेश्चंस जहाँ पर आपको दिया होगा कि संडे पड़ा जिस दिन आपकी एडजर्न मीटिंग थी, तो उस केस में जो संडे है हम सबको पता है संडे नेशनल हॉलीडे नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है संडे को मीटिंग अगर डायरेक्टर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो इफ़ एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो the vacancy of the retiring director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, then the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब पहला पॉइंट था कि जिस मीटिंग में अपॉइंटमेंट होना था वैकेंसी फिलअप करनी थी उसमें नहीं हो पाया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, ठीक है। अब एडजर्न्ड मीटिंग के अंदर भी आप वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाते हो और आपने उस मीटिंग के अंदर ये भी रिजॉल्व नहीं किया है कि आप वैकेंसी को फिल नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में माना जाएगा जो जाने वाला डायरेक्टर था, रिटायरिंग डायरेक्टर था, वो ही डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है ना, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि हर केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो जाने वाला डायरेक्टर था वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड हो जाएगा अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाती और उस मीटिंग के अंदर हमने कुछ ऐसा भी रिजॉल्व नहीं किया कि हम वैकेंसी को फिलअप ही नहीं करना चाहते, तो उस केस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कुछ केसेस में हम नहीं होने देंगे। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं हम पढ़ते हैं। So in the following circumstances, a retiring director shall not be deemed to be reappointed। कौन से केसेस हैं, 5 केसेस हैं टोटल। पहला केस जिसमें से है इफ़ एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग जिसमें आपको वैकेंसी फिलअप करनी थी या फिर एडजर्न्ड मीटिंग, दोनों की बात कर रहे हैं, तो इफ़ एट दैट मीटिंग मतलब एडजर्न्ड मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग का मतलब जो ओरिजिनली मीटिंग हुई थी टू फिल अप द वैकेंसी। सो इफ़ एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज़ बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट, that is his reappointment has been considered favorably because of non passing of resolution। तो बेसिकली ये था कि अगर हमने रीअपॉइंटमेंट का प्रपोज़ल रखा था लेकिन वो प्रपोज़ल हम जीत नहीं पाए, लोगों ने फेवर नहीं किया उसको, तो इस केस में रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लेते हैं, बट लेकिन फेवर में इतने ज़्यादा वोट्स नहीं आए कि हम उसको रीअपॉइंट कर लें, तो इस केस में आप डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है।
Second point, if the retiring director has by a notice in writing addressed to the company or its board of directors expressed his unwillingness to be so reappointed. रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ही अपनी अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस किया था कि मैं खुद ही नहीं चाहता दोबारा से रीअपॉइंट होना, तो उस केस में आप ज़बरदस्ती तो किसी को फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते ना. ऑब्वियसली जब वो खुद ही मना कर रहे हैं तो आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो. थर्ड पॉइंट, इफ़ ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और इज़ डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, उसका डिसक्वालिफिकेशन हो रहा है भाई. सेक्शन 164 लग रहा है. सेक्शन 164 अट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से वो डायरेक्टर ही डिसक्वालिफाइड है, वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता. तो ऑब्वियसली बात है उसको आप रीअपॉइंट करके डायरेक्टर नहीं बना सकते. ठीक है. Fourth point, if a resolution whether special or ordinary is required for his appointment or reappointment by virtue of any provisions of this act, मतलब उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए देयर इज़ अ कंपल्शन इन द लॉ, देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन इन द लॉ दैट यू नीड टू पास अ स्पेशल और द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वट एवर बी द केस, यू हैव टू पास एनी ऑफ सच रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ डायरेक्टर. सो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, रीअपॉइंटमेंट हो रहा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ डीमिंग फिक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ अ रेजोल्यूशन विच वी आर पासिंग इन दी बोर्ड मीटिंग. सो इस केस में क्या होता है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि किसी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी. हम डीमिंग प्रोविजन की वजह से उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. फिर आ जाती है बात ई पॉइंट की, इफ़ सेक्शन 162 इज़ एप्लीकेबल टू द केस. अब सेक्शन 162 हम डिस्कस करेंगे, जस्ट इसके बाद ही हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा. सेक्शन 162 के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक मीटिंग के अंदर दो डायरेक्टर्स को इकट्ठा एक रेजोल्यूशन में पास नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सपोज़ आपने दो बंदों का नाम दिया कि इन दोनों को डायरेक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो दोनों में से एक को बनाना चाहते हैं और एक को नहीं बनाना चाहते, तो उस केस में वो रेजोल्यूशन को पास भी नहीं कर पाएंगे और उसको डिसअप्रूव भी नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि एक को तो वो बनाने के फेवर में है ना. तो इसीलिए कोई भी दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स का हम अपॉइंटमेंट एक रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं कर सकते. इसी वजह से सेक्शन 162 का कंप्लायंस करना पड़ता है. लेकिन सेक्शन 162 में एक एक्सेप्शन दे रखी है, उसमें बोला हुआ है कि आप सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट कर सकते हो. कब कर सकते हो? जब आपने इस बात का एक प्रपोजल दिया हो कि आप ऐसा करने का सोच रहे हो और उस पर आपको यूनानिमसली सबने वोटिंग दी हो कि हाँ वो फेवर में है. अगर ऐसा हुआ है तो उस केस में ही आप ऐसा कर सकते हो. मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन या यूनानिमस वोटिंग आई है फॉर दी प्रपोजल कि हाँ हम एक रेजोल्यूशन पास करके दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे. तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है कि अगर सेक्शन 162 जो मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया, इफ़ सेक्शन 162 इज़ एप्लीकेबल टू द केस दैट इज़ वेयर अ सिंगल रेजोल्यूशन वॉज यूज्ड टू अपॉइंट टू और मोर पर्सन्स एज द डायरेक्टर्स without first moving a proposal which was required to be agreed to at the meeting and no vote being cast against it. मतलब जो रिक्वायरमेंट थी प्रायर अप्रूवल वाली या प्रायर प्रपोजल वाली वो आपने फिलफिल नहीं करी है और आपने सीधा ही सिंगल रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दिया. इस केस में आपको डीम्ड रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा. ठीक है. एंड कॉन्सिक्वेंटली in such a case section 162 is contravened and two or more appointments made by a single resolution क्या हो जाएगी, void. मतलब वो दोनों ही या दो से ज़्यादा जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे उनका अपॉइंटमेंट void हो जाएगा. इसीलिए इस केस में भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि आपने सेक्शन 162 का कंप्लायंस नहीं किया. सेक्शन 162 का कंप्लायंस नहीं किया तो जो अपॉइंटमेंट हुआ वो void हो गया. कॉन्सिक्वेंटली द रिटायरिंग डायरेक्टर इज़ नॉट डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड. क्लियर है? क्लियर. तो हमारे पास एक्सेप्शंस के कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि हमने ऑलरेडी इस चीज़ का प्रपोजल रखा था मीटिंग में कि हम इसको वापस से रीअपॉइंट कर लेते हैं जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, बट वो फेल हो गया. सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर ने खुद ही कह दिया कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता. थर्ड, वो 164 में. फोर्थ, कोई रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है ईदर स्पेशल और ऑर्डिनरी जिससे कि उसका अपॉइंटमेंट हो सके, बट यहाँ तो अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन. यहाँ पर डीमिंग फिक्शन की वजह से अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ये वाले केस में भी नहीं हो सकते. फिफ्थ में सेक्शन 162 का कंप्लायंस नहीं किया. सो फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 152 द रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन.
मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब वो वाले डायरेक्टर्स हैं जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्शंस पे, जो हमारे लिए मोस्ट हॉट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम्शंस मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर सेक्शन के नीचे आपको ये बॉक्स बना हुआ मिलेगा जहाँ पर एग्जाम्शंस लिखे होंगे। तो एग्जाम्शंस किसके लिए हैं? सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 152 सबसेक्शन 7। 152 सबसेक्शन 6 किसके लिए है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट जहाँ पर लिखा है ना पेज नंबर 1.8 पर, वो पूरा इसीलिए है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन पूरा कॉन्सेप्ट। और सबसेक्शन 7 में क्या है? डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। तो पूरा ही एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, रिटायरमेंट बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किस पर नहीं होगा? दो कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एक गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है और दूसरा सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी मेंशन्ड अबव। तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है उस पर और उसकी सब्सिडरी पर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 नहीं अप्लाई होंगे, प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92। 137 is for the financial statements, 92 is for the annual return. So एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Exemptions non applicability of section 152 subsection 6 and 152 subsection 7. Section 152 subsection 6 and 7 of the Act 2013 shall not apply to a government company which is not a listed company, in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the CG or by any state government or governments or by central or one or more state governments। ये definition होती है गवर्नमेंट कंपनी की, वही चीज़ लिखी हुई है। A subsidiary of the government company referred to in A above। किसकी सब्सिडरी? अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी की। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है? सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट सच अ कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का नंबर और डेट दे रखी है विच इज़ नॉट रेलेवेंट। इससे नेक्स्ट टॉपिक से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर करने से पहले हम एक बार सेक्शन 162 कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ा समझा है ना उसके बारे में, और वो काफ़ी ईजी भी है। मतलब छोटा सा ही सेक्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हम बीच में पिकअप ना कर सकें, हम कर सकते हैं। तो ये आपको पेज नंबर 1.26 पर मिल जाएगा। 1.26 पर आ जाइए स्टडी मटीरियल के। Appointment of directors to be voted individually, section number 162. Now what does it say? Section 162 of the Act prohibits the appointment of directors en bloc by passing a single resolution. इसमें prohibition है कि आप अपॉइंट नहीं कर सकते डायरेक्टर्स को एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके। Electing more than one person as directors through a single resolution deprives the shareholders from exercising their choice to reject a specific individual. In such a situation, either they will have to vote against or in favor of all the prospective directors. See, सबके लिए ही एक डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि रेजोल्यूशन एक है, इसीलिए दैट इज इट शैल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिजेक्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एज डायरेक्टर अनलेस दे रिजेक्ट सच रेजोल्यूशन इन टोटो, thus not appointing all the persons specified in that resolution. That is why section 162 requires every person to be voted individually or for the appointment as director. As stated in the box below, matlab exemptions, if certain conditions are satisfied, this provision shall not apply to a government company and its wholly owned subsidiary. Further, a private company is also exempted from this provision. तो इसमें कौन कौन exemption के क्राइटेरिया में फॉल कर गया? एक तो प्राइवेट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी और उस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी। इन पर सेक्शन 162 नहीं लगते, मतलब उनके केस में आप चाहे तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स को पास कर अपॉइंट कर सकते हो बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। ठीक है, सो इन नटशेल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 आर एज अंडर। Two or more directors of a company cannot be elected as directors by a single resolution. Two or more directors of a company cannot be elected as directors by a single resolution. It implies that each person shall be appointed as director by a separate resolution. As an exception, two or more persons can be appointed as directors by a single resolution if
a proposal to move such a resolution, that is appointing 2 or more persons as directors by a single resolution, has first been agreed to at the general meeting without any vote being cast against it. मतलब कि जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन आपने पास करवा लिया फॉर दी प्रपोजल कि आप एक रेजोल्यूशन से क्या कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो. इस चीज़ का अगर आपने पहले जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवा लिया तो उस केस में आप सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा कर सकते हो. अब मुझे कैसे पता चला कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है? तो देखो इधर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के बिल्कुल एंड में ब्रैकेट के बाद पढ़ो, हैज़ फर्स्ट बीन अग्रीड टू एट दी जनरल मीटिंग, मतलब फर्स्ट बीन अग्रीड मतलब पहले कराना पड़ेगा, टू एट दी जनरल मीटिंग without any vote being cast against it. What does it mean? Unanimous resolution मतलब किसी ने भी अगेंस्ट नहीं वोट किया. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं. अ कंपनी हेल्ड इट्स जनरल मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस विद 20 members present. At the meeting, a proposal was moved to appoint 3 persons as directors by a single resolution. This proposal was agreed to by the 17 shareholders who voted in its favor, but the remaining 3 members did not vote at all. Thus, no vote was cast against the proposal. क्योंकि इसमें कंडीशन क्या थी, कोई भी अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए. ये थोड़ी ना लिखा है कि किसी ने नहीं बोला तो उसको ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ेगा. नहीं बोल रहे, नहीं दे रहे, नहीं वोट देना, कोई बात नहीं. वोट नहीं दिया, अच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं बुलवाना. किसी ने अगेंस्ट में नहीं दिया, ठीक है, हमारे लिए तो ये वो यूनानिमस रेजोल्यूशन है. इन सच अ सिचुएशन द कंपनी कैन अपॉइंट 3 persons एज डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन. Such single resolution shall be passed by simple majority, that is as an ordinary resolution. ठीक है, तो ये सिंगल रेजोल्यूशन जो पास होगा, बाद वाला जो रेजोल्यूशन पास होगा ना जिसमें अपॉइंटमेंट होगा, उस केस में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है. उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ऐसा नहीं. आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी मिल जाएगा. विच मीन्स वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया. थर्ड पॉइंट पर आते हैं. A resolution moved in contravention of the provisions stated in 2 above shall be void. तो एक रेजोल्यूशन मूव किया अगर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस जो हमने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़े, तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉइड. तो अगर अपॉइंटमेंट कर दिया बिना प्रायर अप्रूवल लिए, बिना जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाए, तो वो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड. Whether or not objection thereto was raised at the time when it was so moved. This is also important. अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं भी किया था उस टाइम पर, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा, हो सकता है अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि आपने बिना जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे बिना, हाउ डिड यू अपॉइंट 2 or more डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन, ऐसा किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया. फिर भी जैसे ही पता लगेगा या हमें पता चलता है कॉन्ट्रावेंशन हुई है, तो उस केस में वो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड. फोर्थ पॉइंट, अ मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज अ मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट. तो अगर आपने किसी पर्सन को अप्रूव करना है फॉर दी अपॉइंटमेंट या फिर नॉमिनेट करना है, तो उसको एक तरीके से यही माना जाता है कि आप उसको अपॉइंट करने के लिए ही आगे अप्रूव करवा रहे हो या फिर मोशन फॉर अपॉइंटमेंट रख रहे हो, प्रपोजल रख रहे हो. ठीक है, तो हमने जो एग्जेम्पशंस पढ़ी थी इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 162 के लिए, वो कौन सी हैं, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जिन्होंने कंप्लायंस किया है सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का. दैट्स इट. तो एक बार एग्जेम्पशंस भी पढ़ लेते हैं. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 162 ऑफ द एक्ट. नोटिफिकेशन नंबर so and so dated so and so states that section 162 requiring the appointment of each person as a director by a separate resolution shall not apply to a government company in which the entire paid up share capital is held by the central government or by central government and any one or more of the state government.
A subsidiary of a government company referred to in A above, in which the entire paid up share capital is held by the गवर्नमेंट कंपनी. तो यहाँ पर होली ओन्ड सब्सिडरी हमने पढ़ा था ना ऊपर, तो ये वही चीज़ लिखी है कि होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर 1.28 पर. इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द अबव एग्जेम्पशन is applicable only if such government company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. Similarly, notification number so and so exempts a private company from the application of the section 162. However, this exemption is applicable only if such private company has not committed a default in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. I told you कि section 137 92 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको तो आप याद ही रख लो, आपको हो भी जाएगा याद. ठीक है, तो हमने सेक्शन 162 कवर कर लिया है. अब हम आ जाते हैं डिन के प्रोविजंस पर. तो आपको अब वो ई पॉइंट अच्छे से समझ आएगा पेज नंबर 1.11 वाला, जो मैंने ई पॉइंट आपको पढ़ाया था, जहाँ पर एक्सेप्शंस टू द डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज 1.12 पर. पेज 1.12 पर डिन के प्रोविजंस पर अब हम आने वाले हैं. इसका स्टार्ट करते हैं. Director identification number DIN section 152 subsection 3 and sections 153 to 159. So, director identification number DIN means an identification number allotted by the central government to any individual intending to be appointed as a director or to any existing identification as a director of the company. सो इसमें क्या लिखा है, डिन का मतलब होता है कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है किसी भी इंडिविजुअल को. अब इंडिविजुअल का आपको रेलेवेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले इंडिविजुअल होना चाहिए. सो सेम इज रिटन ओवर हियर. डिन मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज अलॉटेड बाय द CG टू एनी इंडिविजुअल हु इज इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में for the purpose of his identification as a director of the company. Now, it is provided that the director identification number obtained by the individuals prior to the notification of the specification of definition details rules shall be the DIN for the purpose of Companies Act 2013. मतलब ये rules के आने से पहले भी अगर किसी को DIN मिला था और उन्होंने इस नोटिफिकेशन से पहले उनके पास अगर कोई डिन था, ऑब्टेन किया हुआ था, तो उस केस में वो माना जाएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में ही उन्होंने ऑब्टेन किया है. Further, it is to be noted that the director identification number shall include the designated partnership identification number, जिसको हम DPIN बोलते हैं, कि जो भी LLPs होती है ना, उसमें जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है, उसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो इसमें जो हम डिन के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, उसमें आप DPIN के भी मान के चलो कि वो भी एप्लीकेबल हैं. So further, it is to be noted that the director identification number shall include the designated partnership identification number issued under section 7 of the LLP Act 2008 and the rules made thereunder. Requirement of DIN की बात करूँ, so according to section 152 subsection 3, no person shall be appointed as a director of a company unless he has been allotted the director identification number under section 154 or any other number as may be प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है ना किसी कंपनी का, तो आप तब तक नहीं बन पाओगे जब तक आपके पास डिन नहीं है. तो आपको डिन ऑब्टेन करना पड़ेगा या तो सेक्शन 154 वाला या फिर सेक्शन 153 वाला. ओके, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन. Section 153 deals with the filing of application for the allotment of DIN. Accordingly, every individual intending to be appointed as a director of a company shall make an application for allotment of DIN to the CG in the prescribed form and manner and along with the prescribed fees. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको भी DIN चाहिए, वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो डिन चाहिए तो आप क्या करो, एप्लीकेशन कर दो किसको, CG को. CG मतलब यहाँ पर MCA को बोलते हैं, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो CG को आप अप्लाई कर दो
कर दो तो आपको एप्लीकेशन किस में करनी होगी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करनी होगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करनी होगी और उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करनी होगी, ठीक है। So it is provided that the central government may prescribe any identification number which shall be treated as the director identification number, and in case any individual holds or acquires such identification number, the requirement of section 153 shall not apply or apply in such a manner as may be prescribed. So इसमें बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी, कुछ जो भी प्रिस्क्राइब नंबर होता है वो देंगे और उसको आप क्या मानोगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मानोगे। और अगर इंडिविजुअल जो है होल्ड करता है, एक्वायर करता है इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो बेसिकली अगर सेक्शन 154 का दिन मिल गया तो सेक्शन 153 खत्म।